ट्रिगर 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक्शन सीरीज जिसके डायरेक्टर और राइटर हैं क्वान ओ सियोंग और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है बिदांगिल पिक्चर्स। इस सीरीज का टोटल बजट 30 बिलियन है। इस सीरीज के मेन लीड्स हैं किम नामगिल और किम योंग पोंग, जिन्होंने आइलैंड, हेलो मी, सीक्रेट लाइफ ऑफ माय सेक्रेटरी जैसे फैबुलस शोज में वर्क किया है। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिसका एस्टिमेटेड टाइम है 1 घंटा। ऑनेस्टली जब मैंने ये सीरीज़ देखना स्टार्ट किया था तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगी, क्योंकि भाई इसके जो कैरेक्टर्स हैं आपस में मैच नहीं कर पा रहे थे। पर आधे घंटे के अंदर ही इस सीरीज़ ने ऐसा टर्न लिया कि इसे एक्सप्लेन करने से मैं खुद को नहीं रोक पाई। सो हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नवी। तो बहुत हो गया इंट्रो, चलिए अब हम सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं। सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है ली, और ये एक पुलिस ऑफिसर है जो कि अपने रेगुलर टास्क्स में काफ़ी ज़्यादा बिजी है और एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। और अब हमें एक कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लास में जाता है, जहाँ उसके टीचर उसका लेट आने की वजह से डांटते हैं और इंसल्ट करते हैं। और वो बंदा गुस्से में अपने बैग से एक मशीन गन निकालता है और अपने टीचर को गोली मार देता है। पर वो बंदा यहाँ नहीं रुकता है, वो अपने क्लास में प्रेजेंट हर एक बंदे को दिश क्या डुम 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 करके उड़ा देता है, बिल्कुल एक टेररिस्ट की तरह। ये देखकर तो भाई एक पल के लिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी। अब हमें फिर से उसी कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि भाई साइकेट्रिस्ट के सामने बैठा होता है और उसे बोल रहा होता है कि जब भी वो अपने आसपास मिसबिहेव को होते हुए देखता है या फिर लॉ को ब्रेक होते हुए देखता है तो उसका दिल और दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता, कुछ भी उल्टा सीधा इमेजिन करने लगता है। और यहाँ हमें समझ में आता है कि वो सब चीज़ें जो हमें दिखाई गई थी वो इस लड़के का एक ड्रीम था। एक्चुअली इस बंदे को एक मेंटल इशू है, बिल्कुल भाई हमारे अपरिचित जी की तरह, जिनसे अन्याय बर्दाश्त नहीं होता था। और साइकेट्रिस्ट उसे अपने आप पर कंट्रोल रखने के लिए कहती है। अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में सुसाइड कर लेता है। वहाँ डिटेक्टिव्स आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, जहाँ उन्हें उसकी पॉकेट में काफ़ी सारी बुलेट्स मिलती हैं। ये चीज़ डिटेक्टिव को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है और वो अपने दोस्त और हमारे हीरो ली को कॉल करता है। जो काम वहाँ बैठी पूरी टीम नहीं कर पाती, ली कुछ सेकंड्स में कर देता है। जैसे ही वो रूम का इंस्पेक्शन चालू करता है उसे सीलिंग पर काफ़ी सारी बुलेट्स मिलती हैं। और यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि ली जो है कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर तो नहीं है। अब हमें फिर से उसी कॉलेज स्टूडेंट जियोंगते को दिखाया जाता है जो कि भाई अपने हॉस्टल में आता है और वो अपने आसपास के लोगों से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जैसे कि भाई वो उसका लंच चोरी कर लेते थे, जब वो पढ़ने बैठता था तो काफ़ी शो करते थे, और अगर वो उन्हें समझाने की कोशिश करता था तो भाई वो उसे बुली करते थे। कंप्लेन करने जाता था तो कंप्लेन नहीं लिखी जाती थी। इन सब चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। जब वो अपने रूम में पढ़ने की कोशिश करता है तो उसका बगल वाला रूममेट काफ़ी ज़्यादा शो करता है, जहाँ वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई शोर मत कर, शोर मत कर। पर भाई कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब जियोंगते अपने बैग में से एक गन निकालता है और वो उस रूममेट की वॉल पे रख देता है। वो बस गन को चलाने ही वाला होता है, पर जैसे तैसे वो अपने आप को संभाल लेता है और एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। अब हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है कि एक नए जॉइनी की एंट्री होती है जिसका नाम है जियोंग, जिसका ट्रेनिंग ऑफिसर ली को बनाया जाता है। कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि ये बंदा इस चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि भाई उसे तो क्रिमिनल्स को पकड़ना है, फाइट करनी है, ना कि पेट्रोलिंग। मतलब भाई ये बंदा अंडे से निकलते ही उड़ना चाहता है। और कहीं ना कहीं हमें ये भी समझ में आता है कि वो ली को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करता है। अब हमें एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि भाई कंपनी के बाहर प्रोटेस्ट कर रही होती है, क्योंकि उसके बेटे के यहाँ काम करते हुए डेथ हो गई थी और अभी तक कंपनी के ओनर ने उसके लिए इससे अपोलोजाइज भी नहीं किया है। और यहाँ ली आकर उसे प्रोटेस्ट करने के लॉस के बारे में समझाने लगता है, जहाँ जियोंग उससे कहता है कि हमें तो यहाँ इस कंपनी के ओनर ने बुलाया है इस लेडी को यहाँ से हटाने के लिए, और आप इसे ही यहाँ प्रोटेस्ट करने के लॉस के बारे में समझा रहे हैं। जहाँ ली उससे कहता है कि हमारा काम है मददगारों की मदद करना और क्रिमिनल्स को पकड़ना, ना कि किसी बेगुनाह और लाचार को परेशान करना। यहाँ हमें समझ में आता है कि हमारा ली कितना ज़्यादा साफ दिल और सच्चा इंसान है। अब हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक कस्टमर सर्विस ऑपरेटर है और एक आदमी के घर पर प्योरीफाई की मेंटेनेंस के लिए जाती है, जहाँ उस आदमी के एक्शन से हमें समझ में आ जाता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। वो लेडी उस आदमी के पैरों में बंधा हुआ ट्रैकर देख लेती है जो कि भाई क्रिमिनल्स के पैरों में बंधा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा समझदारी से काम लेती है और पुलिस को कॉल करती है। और यहाँ हमारा ली एकदम टाइम पर पहुँच जाता है, ये कहकर कि भाई उस आदमी का जो ट्रैकर है उसका सिग्नल उसे नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी चेकिंग के लिए वो यहाँ आया है। और वो लेडी वहाँ से सेफली चली जाती है। जब जियोंग उस आदमी का ट्रैकर चेक कर रहा होता है तो वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि ली वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। एक्चुअली ये आदमी एक क्रिमिनल है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। ये पुलिस वालों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है क्योंकि भाई ये पूरा दिन उस पर नज़र रखते हैं। और यहाँ
जो जियोंग ली को अंडर एस्टिमेट कर रहा था वो कहीं ना कहीं उससे इम्प्रेस हो जाता है और एक बार फिर से हमें उसी कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि भाई अपने आप को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन भाई इस बार वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और ट्रिगर दबा ही देता है। जहाँ एक लेडी पुलिस को कॉल करती है और वो उसके हाथ से फ़ोन को छीन लेता है और पूरी सिचुएशन पुलिस को बताता है और उनसे कहता है कि अब आने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि भाई सब ट्रिगर तो दब चुका है। और अब ली वहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचता है और बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है और उस आदमी को पकड़ने की भी, लेकिन भाई क्योंकि उसके पास मशीन गन होती है तो ये थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन भाई हमारा ली अपने भारी भरकम हथौड़े जैसे हाथों से ही उसे चारों खाने चित्त कर देता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर वो हमारा हीरो जो है। यहाँ हम एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाते हैं जिसमें एक छोटा बच्चा रो रहा होता है क्योंकि किसी ने उसकी पूरी फैमिली को शूट कर दिया था और वो टेस्टिमनी के लिए पुलिस स्टेशन में होता है और गन उठाकर उस क्रिमिनल पर दाग देता है। और जब ली उस बंदे के कमरे का इंस्पेक्शन करता है तो उसे वहाँ और भी बहुत सारी लेटेस्ट ऑटोमेटिक गन्स मिलती हैं जिसे देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि भाई उन्होंने भी इतनी लेटेस्ट गन्स यूज़ नहीं की थी। ये गन सिर्फ मिलिट्री स्टाफ यूज़ करता है। जहाँ मिलिट्री स्पेशलिस्ट को बुलाने की बात की जाती है और ली आगे आता है, वो उन सबको इतनी आसानी से असेंबल करता है और उनके बारे में बताता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ली एक एक्स आर्मी ऑफिसर है। ली अपने सीनियर्स को बताता है कि कहीं न कहीं ये जो केस है वो स्टार्टिंग में जो हमने सुसाइड केस देखा था उससे रिलेटेड है क्योंकि उस केस में जो हमें बुलेट्स मिली थी वो बुलेट्स इन सभी गन्स में लगाई जा सकती हैं। और इसके बाद तो भाई टेंशन्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब हमें एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है स्योक हो, जो कि एक आदमी जिसका नाम है किम को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और अपने आदमी को उसे मारने का ऑर्डर देता है। एक्चुअली स्योक हो किम के सारे इलीगल बिजनेसेस को हथियाना चाहता है और इसलिए वो उसे मारना चाहता है। अब भाई उस कॉलेज स्टूडेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं जहाँ वो सिर्फ ली से बात करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि जो ली है वो भी उसी की तरह साफ दिल और अच्छा इंसान है। जब लियो उससे पूछता है कि आखिर उसके पास इतनी एक्सपेंसिव और लेटेस्ट गन्स कहाँ से आई, तो वो उसे बताता है कि किसी ने उसे ये गन्स कोरियर की थी। उसे तो बस एक गन चाहिए थी अपने प्रोटेक्शन के लिए, पर किसी ने उसे इतनी सारी एक्सपेंसिव और लेटेस्ट गन सेंड कर दी। वो उसे बताता है कि मार्केट में और भी ऐसी बहुत सारी गन्स हैं, क्योंकि उसी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो अपने आसपास के लोगों से काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुके हैं। जब ली उससे उन लोगों के बारे में पूछता है, तो वो उससे कहता है ये पता करना तो आपका काम है ना, पता कीजिए। जहाँ ली के सीनियर्स को लगता है कि ये आदमी सबको पागल बना रहा है क्योंकि भाई कोई भी आदमी इतनी लेटेस्ट और एक्सपेंसिव गन किसी भी सनकी को फ्री में तो नहीं देगा। पर भाई ली इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। अब हमें फिर से दो स्कूल स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिन्हें कुछ बदमाश बच्चे बुली कर रहे होते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। अब हमें फिर से उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि क्रिमिनल था और जब भी वो बाहर जाता था तो लोग उसकी काफ़ी बुराइयां करते थे जिससे वो ट्रिगर हो चुका था। जब वो आदमी अपने घर आता है तो वो अपने घर के बाहर एक कोरियर पड़ा हुआ देखता है जिसे जब वो खोलता है तो उसमें काफ़ी सारी गन्स मिलती हैं जिसे देखने के बाद तो वह खुशी से फूले नहीं समाता। अब हम फिर से किम को दिखाते हैं जो कि जियोंग नाम से कहता है कि अगर वो उसे छोड़ देता है तो वो उसे काफ़ी सारी गन्स देगा और जिसके बाद वो अपने खुद का गैंग स्टार्ट कर सकता है। जिसके चलते जोंगनाम मान जाता है और उसे छोड़ देता है, लेकिन सियोको को बताता है कि उसने उसे मार दिया है। और यहाँ ली केस के इन्वेस्टिगेशन में लगा होता है जहाँ वो उन बॉक्सेस को ढूंढने की कोशिश करता है जिनमें इन गन्स को कोरियर किया गया था और उससे वो बॉक्स मिल भी जाते हैं। उन बॉक्सेस को देखकर उसे याद आता है कि ऐसा ही एक बॉक्स उसने उस क्रिमिनल के घर पर भी देखा था। अब वो उस क्रिमिनल के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने जाता है जहाँ एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन लीड की जिसका नाम है मूनबिक। और इन दोनों के बीच में थोड़ी फाइट होती है और मूनबिक उसे बताता है कि उसके पास एक कोरियर आया था जिसमें काफ़ी सारी बुलेट्स थी और एक एड्रेस लिस्ट जिसमें उन लोगों का नाम था जिनके पास गन है। और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो गन्स को देखने के लिए यहाँ पर आ जाता है। तो वो अंदर आता है उन गन्स को ढूंढने के लिए, पर यहाँ उसे कुछ नहीं मिलता क्योंकि शायद वो आदमी अपने साथ वो गन्स ले जा चुका है क्योंकि उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बैग था। अब जियोंग नाम का आदमी उन गन्स को ढूंढने के लिए यहाँ पर आता है क्योंकि किम ने उसे यहाँ का एड्रेस दिया था और कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है किम इस केस से रिलेटेड है। अब हमारे दोनों हीरोज इस आदमी को पकड़ लेते हैं। अब हमारे ली को इंट्यूशन हो जाता है कि वो जो क्रिमिनल है वो पुलिस स्टेशन गया होगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबसे ज़्यादा नफरत अगर किसी से करता है तो वो पुलिस वाले ही हैं। वो अपने सीनियर को कॉल करके चौकन्ना रहने के लिए कहता है, पर भाई अब देर हो चुकी है क्योंकि वो क्रिमिनल जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है जिसके चलते काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। अब ली वहाँ पहुँचता है और अपने साथी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई उसके सीनियर को गोली लग जाती है और यहाँ ली समझ जाता है कि वो बिना गन के इस आदमी को हैंडल नहीं कर सकता। अब वो उन गन्स को जो उसे फर्स्ट केस में मिली थी और उन बुलेट्स को जो कि मुनबिक के पास हैं यूज़ करता है और उस आदमी को शूट कर देता है।
और यहाँ हमें समझ में आ जाता है कि मिलिट्री टाइम पे कोई ना कोई कांड तो ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से जो ली है वो गन से हमेशा दूर रहता है। और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी वाली सिचुएशन थी, इसलिए उसने गन्स को हाथ में उठाया था और उस आदमी को शूट किया था। और यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्टर भी होता है जो कि सब कुछ छुप कर रिकॉर्ड कर रहा होता है। और फिर क्या होना था भाई, ये सब कुछ एयर कर देता है, जिसके बाद ली के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठती है। और भाई ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं वो इतने कमीने होते हैं कि वो उससे कहते हैं कि तुम्हें गन चलाने की क्या ज़रूरत थी। मतलब भाई ये तो वही बात हो गई ना कि 100 पुलिस वाले मारे जाएं पर एक क्रिमिनल नहीं मरना चाहिए भाई। और यहाँ वो ली के पास्ट को बीच में लाते हैं और कहते हैं कि उसने अपने मिलिट्री टाइम पर 99 लोगों को शूट किया था और अपना टारगेट पूरा करने के लिए उसने इस आदमी को शूट किया। जहाँ उसका सीनियर आ जाता है और ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि ली को उसने परमिशन की थी शूट करने की, और अगर कोई भी इंक्वायरी बैठानी है तो उसके ऊपर बैठाई जाए, और ली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जो छोटा बच्चा हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था गन को हाथ में लेकर, वो कोई और नहीं ली था। और उसकी परवरिश उसी पुलिस ऑफिसर ने की है जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। भाई उस बंदे की गन से काफ़ी सारी बुरी यादें जुड़ी हैं। भाई कहते हैं ना कि हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं सारी कायनात शिद्दत से हमें उससे मिलवाने में लग जाती है। मतलब भाई ली जितना ज़्यादा इन गन से दूर भागना चाहता है, ये गन्स उतना ही उसके हाथ में आकर बैठ जाती हैं। और अब भाई उसे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब ली पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ वो अपने कलीग से जियोंग नाम के आदमी के बारे में पूछता है और वो उसे बताते हैं कि ये जो आदमी है वो कूसियोंग का आदमी है। जब ली कूसियोंग से मिलने के लिए जाता है तो कूसियोंग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो कूसियोंग है वो ली को पहले से ही जानता है। जहाँ ली कूसियोंग से उस आदमी और उन गन्स के बारे में पूछता है, जहाँ कूसियोंग पूरी तरीके से डिनाई कर देता है कि भाई मैं गन्स के बारे में भी कुछ नहीं जानता और मैं इस आदमी को भी नहीं जानता, क्योंकि मैं कुछ मेन लोगों से ही बात करता हूँ, बाकी ऐसे छपरी गुंडों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब हमें फिर से जियोंग नामक किम को दिखाया जाता है। किम उसे बताता है कि गन्स उसके उस होटल रूम में रखी हैं जिसे सियोक ने हथिया लिया है। अब हमें फिर से उसी स्कूल वाले लड़के को दिखाते हैं जिसे बुली किया जा रहा था। वो एक वेबसाइट को ओपन करता है जिसमें लिखा था कि हम फ्री में गन्स प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ ली मूनविक से मिलने आता है और वो उससे पूछता है कि आखिर किसी ने उसे इतनी सारी बुलेट्स क्यों भेजी थी। जहाँ मूनविक उसे बताता है कि उसे कैंसर है और वो कभी भी मर सकता है। और जब उसने न्यूज़ में इन गन केसेस को देखा था तो उसमें क्यूरियोसिटी उठी, और जब उसने ऑनलाइन सर्च किया तो उसे एक वेबसाइट मिली जिस पर लिखा था कि हम फ्री में गन्स प्रोवाइड करते हैं, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने उस लिंक पर क्लिक कर दिया था। उसके घर पर एक कुरियर आया और जब उसने उसे खोला तो उसका पोपट हो गया, क्योंकि भाई उसमें गन्स तो नहीं निकली, इतनी सारी बुलेट्स ज़रूर निकल गई थी और एक लिस्ट थी जिसमें इन गर्ल होल्डर्स का नाम लिखा हुआ था। लेकिन भाई अब ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है, और जब उन गन्स को ढूंढने के लिए वो उस आदमी के घर पर जाता है तो उसे गन्स नहीं मिलती, ली मिल जाता है। मतलब उसका दो दो बार पोपट हो गया। जहाँ ली उन एड्रेसेस के बारे में मूनबिक से पूछता है और मूनबिक उसे सारे एड्रेसेस लिख के देता है। और जब ली उन एड्रेसेस को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि भाई उस एड्रेसेस में एक एड्रेस उस ओल्ड लेडी का भी था जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी। और वो भागकर उस लेडी के पास जाने लगता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी उस कंपनी के ओनर के पास पहुँच चुकी है और उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो उससे माफ़ी मांगे। लेकिन भाई वो आदमी अपनी ही अकड़ में होता है और वो लेडी अपनी गन को निकालती है और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देती है। जहाँ डर से वो आदमी से सॉरी तो बोलता है, लेकिन भाई अब वो लेडी उसे माफ़ नहीं करती और उसे शूट कर देती है। ली उस ओल्ड लेडी को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, लेकिन भाई वो तो पहले ही उसे शूट कर चुकी है। और वो ली से कहती है कि फाइनली उसे उसकी अपोलॉजीज मिल चुकी हैं और अब उसके साथ जो भी होता है वो उसे खुशी खुशी अपना लेगी। जब ली उस ओल्ड लेडी के घर जाता है तो मूनबिक भी उसका पीछा करता है। जहाँ वो उस लेडी के घर पहुँचता है तो देखता है कि जियोंग नाम के आदमी वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं और वो उस लेडी से गन छीन चुके हैं और उस लेडी को उन्होंने शूट भी किया है। जहाँ ली उनके साथ थोड़ी फाइट करता है और सभी को धूल चटा देता है, और ये सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जहाँ ली उस ओल्ड लेडी को लेकर भी हॉस्पिटल जाता है। और इस समय ली काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो उसे अपनी माँ की तरह ट्रीट करता था। और यहाँ भी हमें दिखाया जाता है कि उस स्कूल के लड़के के पास भी गन्स कोरियर हो चुकी हैं। अब ली जियोंग नाम के लोगों की तलाशी लेता है, जहाँ उसके पास उसे एक लिस्ट मिलती है और वो यहाँ इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है तो ये समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कि अपने आसपास के लोगों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, और ये उन लोगों को वो लिस्ट भी सेंड करते हैं जिन जिनके पास गन है, ताकि भाई इन लोगों को ये डर ना हो कि ये अकेले हैं जिनके पास गन है, और ये डर के अपने कदम पीछे ना ले ले। ये उन लोगों के माइंड के साथ खेल रहे थे।
अब ली फिर से हॉस्पिटल आता है जहाँ वो मुनविक से बात करता है और उसे बताता है कि बचपन में किसी क्रिमिनल ने उसकी पूरी फैमिली को शूट कर दिया था। और मूनबिक भी उसे अपना पास्ट बताता। तो वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम उसे ऑर्फनेज ले गई थी, जहाँ एक लेडी थी जिसने उसे झूठ बोला कि मैं ऑर्फनेज में काम करती हूँ और मेरी मॉम मुझे उसे सौंप कर वहाँ से चली गई, और वो लेडी जाकर मुझे एक आदमी को सौंप देती है जो कि एक ह्यूमन ट्रैफिकर था। और जब मैं 8 से 10 साल का था तो वो आदमी मेरी एक आँख निकाल कर बेच देता है। और ऐसे ही कई सारे लोगों ने मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। एक बार जिस लेडी ने मुझे अडॉप्ट किया था उसने मुझे यूएस भेजा, ये कहकर कि वहाँ मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। पर भाई वो भी मुझे झूठ बोल रही थी क्योंकि उसने भी मुझे बेच दिया था ह्यूमन ट्रैफिकर्स को। जब मैं वहाँ गया था उन लोगों ने मुझे पूरी तरह से चीर फाड़ दिया था ताकि वो मेरे ऑर्गन्स निकाल सकें, और तभी वहाँ पुलिस आ गई थी जिसने मुझे बचा लिया था। और भाई एक पल को ये सीन देखकर तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि भाई हम हमेशा रोना रोते हैं भगवान जी के आगे कि भाई भगवान जी आपने मेरी ही लाइफ में ये सब क्यों किया, आखिर मैं ही क्यों। लेकिन भाई हम ये भूल जाते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। तो भाई हमें थैंकफुल होना चाहिए ना। बट खैर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में जियोंग नाम में पहुँचता है अपने आदमी से मिलने के लिए, जहाँ वो ली को देखता है और वो उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ जियोंग के पास सियोक का कॉल आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है, क्योंकि भाई उसे पता चल चुका था कि वो जो आदमी था जिसके बारे में ली उससे पूछ रहा था वो जियोंग नाम का आदमी है। अब जियोंग नाम उससे मिलने के लिए जाता है। और यहाँ भाई कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या भाई, यहाँ तो पूरा 360 डिग्री एंगल ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। हमें मूनबिक को दिखाया जाता है जो कि एक लग्जीरियस कार में बैठ कर एक लग्जीरियस हाउस में जाता है, जहाँ भाई उसके आगे पीछे गुंडों की फौज होती है। और भाई इन गुंडों का सरदार है हमारा मूनबिक। और इस इलीगल गन तस्करी के पीछे कोई और नहीं है बल्कि मूनबिक ही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। और यहाँ हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मूनबिक बड़ा हो चुका है और वो गन लेकर सभी लोगों को मार देता है जिन्होंने यूएस में उसके साथ गलत किया था। और वहाँ खड़ा हुआ गैंगस्टर उससे काफ़ी ज़्यादा एडमायर हो जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है और उसकी आँख भी ठीक कराता है और अपने बिजनेस में ज्वाइन कर लेता है। और ऐसे हमारा क्यूट सा प्यारा सा मूनबिक बन जाता है गन स्टीलर। और इसके लिए वो चूज़ करता है कोरिया को, क्योंकि भाई उसका पहला तो पर्सनल क्रश था ही था। सेकेंडली वो चाहता था कि जो भी बंदा वीक है उसके पास पावर हो ताकि वो अपना न्याय खुद कर सके। थर्डली वहाँ की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को तो पहले से ही गन चलाना आती ही है। प्लस भाई जब क्योस क्रिएट होगा तो हर बंदा चाहेगा कि मेरे पास गन हो, तो भाई उसका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो भाई उसकी तो हर तरफ से चांदी ही चांदी है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्योंकि मूनबिक पहले से ही जानता था कि ये सारी गन्स सियोक के ऑफिस में रखी हैं, क्योंकि उसने ही किम को ये सारी गन्स डिलीवर करने के लिए दी थी उन एड्रेसेस पे। और इसलिए वो सियोक को कॉल करके बता देता है कि उसके ऑफिस में काफ़ी सारी गन्स रखी हैं, क्योंकि वो चाहता है कि कैसे भी करके ये गन्स बस मार्केट में आ जाएं। इसके लिए सियोक से बेहतर कौन हो सकता है। पर भाई सियोक उसके पूरे प्लान पर पानी फेर देता है। कैसे, वो हमें आगे पता चलेगा। अब मूनबिक राउंड लगाने के लिए बाहर जाता है जहां वो दोनों बच्चे जिन्हें बुली किया जा रहा था बैठे होते हैं, और वहीं पर दो ग्रुप्स आपस में फ़ाइट स्टार्ट कर देते हैं, जहां हमें समझ में आता है इस फाइट के बीच में कहीं ना कहीं मूनबिक का हाथ तो ज़रूर है। अब वो एक गेम सेंटर में जाता है और वहाँ से गन्स लेकर आता है और उन लोगों पर चलाने लगता है, जहाँ वो उन दोनों बच्चों को दिखाना चाहता था कि गन्स में कितनी पावर होती है। वो वीक से वीक्स बच्चों को स्ट्रॉन्ग कर देती है, यानी कि वो कहीं न कहीं उन्हें ट्रिगर करना चाह रहा था, और उसमें वो कामयाब भी हो जाता है। वो बच्चे उससे कहते हैं कि उन्हें भी गन चलाना सीखना है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ली सियोक से मिलने आता है और वो सारी गन्स को उसे हैंड ओवर कर देता है। और ऐसे वो मूनबिक के सारे प्लान पर पानी फेर देता है। अब मूनबिक ली से मिलता है जहाँ वो ली को बताता है कि इस लिस्ट में एक स्कूल का बच्चा भी था, जहाँ ली उसे देखकर थोड़ा डाउट में तो आ जाता है, उसे कहीं ना कहीं उस पर शक तो होता है। लेकिन अभी वो मूनबिक को कन्फ्रंट नहीं करता है और वो उसके साथ उस बच्चे को रोकने के लिए जाता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा अपने घर से गन को लेकर निकल चुका है। यहाँ पे किसी ने स्कूल में सारे डोर्स को लॉक कर दिया है ताकि कोई भी बुली बच्चा वहाँ से भाग ना पाए। और जब वो लड़का बैग से अपने गन निकालने जाता है तो भाई वो देखता है कि बैग में गन नहीं है, और वो बुली लड़के सामने आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम इस गन को ढूंढ रहे हो, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ गन मत चलाना। जहाँ उन लड़कों को सच में आइडिया नहीं होता है कि गन सच में रियल है, और वो गन चलाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये गन रियल है। और यहीं पर ही शूटिंग की आवाज़ें आने लगती हैं। पर भाई इन्होंने तो गन चलाई नहीं, तो आखिर गन चलाई किसने। हमें दिखाया जाता है कि वो मोटा लड़का
सॉरी मुझे उसका नाम नहीं पता है। तो वो मोटा लड़का अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है और हर उस बंदे को जिसने उसे बुली किया था शूट कर देता है। भाई इस चीज़ का तो मैंने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि गोली चलाने वाला पहला बंदा ये होगा, क्योंकि भाई ये तो गन पकड़ने से भी डर रहा था। और यहाँ ली स्कूल में पहुँच चुका है, जो कि अपनी सूझबूझ से काफ़ी सारे बच्चों को बचा लेता है और उस मोटे लड़के को एक ही पंच में बेहोश कर देता है। जैसे कि मैंने बताया था कि कहीं न कहीं ली को मूनबिक पे शक हो चुका था और इसलिए वो उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ उसे समझ में आ जाता है कि इन सब के पीछे मूनबिक ही है। इसलिए वो अपनी टीम से कहता है कि जैसे ही वो बाहर आए उसे अरेस्ट कर ले। लेकिन भाई इससे पहले कि उसकी टीम उसे अरेस्ट करती, वो वहाँ से भाग जाता है। अब भाई पुलिस लिस्ट के हर उस एड्रेस पे जाती है जहाँ जहाँ गन्स को डिलीवर किया था, वहाँ से गन्स को रिकवर करने के लिए। तो उन्हें पता चलता है कि भाई गन्स को तो पहले ही पुलिस रिकवर करके जा चुकी है। जहाँ हमें पता चलता है कि इन गन्स को जियोंग नाम और उसके आदमी नकली पुलिस बनकर इन लोगों से पहले ही ले जा चुके हैं, क्योंकि इन लोगों की लिस्ट किम के पास तो पहले से ही थी। और यही वजह थी कि ली किम को ढूंढना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि गन्स की सारी इन्फॉर्मेशन किम के पास है और इसलिए वो सियोक के साथ हाथ मिलाता है और उसे कहता है कि उसे किम को ढूंढने में हेल्प करे। जहाँ सियोक जियोंग नाम को कॉल करके कहता है कि उसे किम की सारी फिंगर्स चाहिए, क्योंकि उसको उसका फ़ोन अनलॉक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सियोक को भी पता था कि जियोंग नाम ने किम को जान से नहीं मारा है। ये सुनकर जियोंग नाम थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन वो उसे कहता है कि हाँ मैं आपको उसकी फिंगर्स ला के देता हूँ। और अब हमें दिखाया जाता है कि सारे पुलिस वाले और सियोक के आदमी जियोंग नाम और उसके आदमियों का पीछा करने लगते हैं। जहाँ जियोंग नाम एक सोनार में जाता है और वहाँ सियोक के आदमी आते हैं जो उसे काफ़ी इंसल्ट करते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जियोंग नाम अपने कपड़े किम को पहनाकर उसे सियोक के पास भेज देता है ताकि बाहर खड़ी हुई पुलिस उसे पहचान ना पाए। और जब किम सियोक के पास पहुंचता है तो वो उसे शूट कर देता है और इन दोनों के बीच में फायरिंग्स होती है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। और यहाँ जियोंग नाम भी सियोक के सारे आदमियों को मार देता है और भाई उसके ऑफिस में पहुंचकर उसके सारे पैसे वैसे उड़ा लेता है। और यहाँ पे भाई इतने सारे पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब भाई इसकी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड कर गया जियोंग नाम और इन्हें कुछ भनक भी नहीं लगी है। और यहाँ पर ली जियोंग नाम को भागते हुए देख लेता है और उसके अड्डे पे पहुंचकर उसके सारे आदमियों को धूल चटा देता है और उसे भी टिकट टू हेल दे ही देता है। और इस तरीके से वो सारी गन्स को बरामद कर लेता है। पर भाई अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये गन्स हैं। अब हमें उसी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसने ली की परवरिश की थी। उसकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है क्योंकि क्योंकि भाई उसके साथ स्कैम हो गया था। उसने अपने और अपने डैड के सारी सेविंग्स को एक हाउस बाय स्कीम में लगाया था जो कि भाई डूब चुकी है और अब इसी वजह से वो सुसाइड कर लेती है। और अब भाई ली को एक गन में से चिप मिलती है जो कि भाई एक ट्रैकर है और यहाँ हमें पता चलता है कि मूनबिक हर उस बंदे के ऊपर नज़र रखता है जिसके पास ये गन्स होती हैं। और यहाँ जब ली ब्यूरो में होता है तो उसे पता चलता है कि जिस आदमी को हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था जिसने सुसाइड किया था, वो कोई और नहीं वही आदमी है जिसने मूनबिक की आँख को निकाला था। और इन सब के पीछे मूनबिक का ही हाथ था, यानी कि वो चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था कि जिस देश ने मेरा बचपन और मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है मैं उसे तबाह कर दूंगा। और यहाँ ली के पास मूनबिक का कॉल आता है जो कि उससे कहता है कि भाई एक बड़ा कांड होने वाला है, अगर रोक सकता है तो रोक ले। जहाँ ली लिस्ट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इस लिस्ट में उस ऑफिसर का भी नाम है। और अब वो उस पुलिस ऑफिसर को रोकने के लिए जाता है और अब हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी लोगों को मारने जाता है जो कि इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। और ली यहाँ आकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उसने बचपन में उसे एक क्रिमिनल बनने से रोका था। अगर बचपन में वो उसे उस गोली को चलाने से नहीं रोकता तो आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। और यहाँ वो सार्जेंट गन को नीचे रख ही देता है, पर भाई मूनबिक से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो उसी रिपोर्टर को बाय करता है जो कि हमें पहले दिखाया जा चुका है और उससे कहता है कि जो भी चीज़ मैं करूँगा उसे तुम बस लाइव रिकॉर्ड करके एयर कर देना। और अब मूनबिक उस जगह पे पहुंचता है और अपनी गन्स निकालकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जहां वो पुलिस ऑफिसर उस सार्जेंट ली और सभी को गोली मार देता है। और भाई लाइव रिकॉर्डिंग में कहता है कि जिस किसी को भी गन्स चाहिए बस मुझे कांटेक्ट करे और गन्स उसके पास पहुंच जाएंगी। और भाई लोग डर की वजह से, शॉक की वजह से अंधाधुंध गन्स ऑर्डर करने लगते हैं। यहाँ पर ली को हॉस्पिटल में होश आता है जहाँ उसे पता चलता है कि वो सार्जेंट अब नहीं रहे हैं। और यहाँ गवर्नमेंट मार्शल लॉ लगाना चाहती है। काफ़ी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि गन्स को लीगल कर देना चाहिए। अब ली मूनबिक से मिलने आता है जहाँ वो मूनबिक से पूछता है कि आखिर तुमने इन सब चीज़ में मुझे इन्वॉल्व क्यों किया। तो मूनबिक उसे बताता है कि भाई पहले तो मैं तुम्हें जानता नहीं था, लेकिन जब तुमने उस कॉलेज स्टूडेंट को टैकल किया तो मैंने तुम्हारी हिस्ट्री निकाली और मुझे पता चला कि तुम एक एक्स आर्मी ऑफिसर हो और तुमने भाई बिना गिनती के लोगों को मारा हुआ है और तुमने किसी वजह से कसम खाई थी कि तुम आज के बाद गन को हाथ नहीं लगाओगे। और भाई बस मुझे यही कसम तोड़वानी थी। और ये कहकर मूनबिक वहाँ से चला जाता है और काफ़ी सारे गुंडे ली को घेर लेते हैं।
अब भाई बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था जहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है और मूनबिग उनसे कहता है कि जिस जिसको गन चाहिए वो आकर यहाँ से ले जाए। और भाई उस ट्रक पर लोग कूद पड़ते हैं और भाई ली उन गुंडों को धूल चटाकर बाहर आने में सक्सेसफुल हो जाता है और बाहर आकर देखता है कि हर किसी के हाथ में गन है। मूनबिग यहाँ पर एक स्मोक ट्यूब को फेंक देता है जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। ली मूनबिग से कहता है कि आखिर तुम यही चाहते थे ना। तो मूनबिग उससे कहता है कि मैंने तो सिर्फ इन लोगों के हाथ में गन दी है, ट्रिगर दबाना ना दबाना ये इनका फैसला है, और अपनी गन को हवा में फायर करने लगता है। एक्चुअली भाई पहले से ही वहाँ पे इतना धुआं था, ऊपर से सबके हाथों में गन्स थी। अगर यहाँ पे भाई कोई फायर करता है तो भाई केओस और डर की वजह से लोग अपनी प्रोटेक्शन के चलते एक दूसरे पे गोलियां चलाने लगेंगे, और यही तो भाई मूनबिग चाहता है और वो हवा में फायर कर देता है। और यहाँ ली भी उस पर अपनी गन तान देता है। मूनबिग हवा में फायर करता है जिससे आसपास भाई सभी जगह पे बस गन्स की फायरिंग की आवाज़ें आने लगती हैं, और ली वहाँ खड़ा होकर बस देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि मूनबिग को भी गोली लग चुकी है और वहाँ पर भाई वो रिपोर्टर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब भाई धुआं जैसे ही हटता है तो हमें दिखाया जाता है कि ली एक छोटे से बच्चे को हक करके खड़ा होता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, और यहाँ हमें मूनबिग को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि मूनबिग का सीनियर उसे मारने के लिए एक लेडी को भेजता है। अब एक लेडी उस रिपोर्टर को शूट करने के लिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसने भी मूनबिग का साथ इन सब में दिया ही है। अगर वो इन सब चीज़ों को एयर नहीं करता तो शायद चीज़ें इतनी केओटिक नहीं होती। और ली को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे की परवरिश कर रहा होता है जिसे उसने बचाया था। और यही हमारा शो एंड। वेट वेट वेट, आप लोग कहाँ जा रहे हो? अभी तो पर्क सेगमेंट और केओस सेगमेंट यानी कि दिमाग का दही सेगमेंट बाकी है। तो भाई गवर्नमेंट और पुलिस आखिर वो कर क्या रहे थे? वो एक बंदे को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे जो कि रोज़ लाइव आकर उनकी कंट्री में इतने बड़े बड़े कांड कर रहा था। मतलब सीरियसली। पर खैर भाई, जब भी मैं कोई सीरीज़ देखती हूँ तो मैं अपना दिमाग साइड में निकाल कर रख देती हूँ ताकि भाई मैं उसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश ना करूँ। क्या करे भाई, करना पड़ता है। और अब बारी है पर्क सेगमेंट की। ऑनेस्टली मुझे इस शो में ना मूनबिग का जो स्टाइल था ना वो बिल्कुल दो पे जैसा लगा था। तुम्हें याद है स्नो वाइट में वो ड्रॉप जो कि भाई अपनी अलग ही दुनिया में रहता था, उसको किसी से कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब यार सच में जो भी कहो, मुझे ये बंदा बहुत पसंद है। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर हाँ तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना और ढेर सारे कमेंट करना क्योंकि ये तो कंपलसरी है ही है। और अपना फीडबैक देना क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अब आप भी जाइए और मैं भी जाती हूँ क्योंकि भाई मम्मी बुला रही है। इससे पहले कि मम्मी की फ्लाइंग चप्पल मेरे पास आए मैं ही उनके पास पहुँच जाती हूँ। बाय बाय।